तो नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। जीएस विद प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 6 मार्च। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग होली खेले होंगे। 4 मार्च को होली थी। आप होली के बाद आज पहली क्लास हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज 6 मार्च है, यहाँ पर 6 मार्च कर लीजिएगा इसे। 6 मार्च के पहले सवाल की शुरुआत करेंगे। तो अब हम करंट अफेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइंड मैप के माध्यम से करंट की क्लास आप लोगों को कराई जा रही है। और आज से हम थोड़ा एक नया इनोवेशन भी कर रहे हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन से संबंधित कुछ जीके के फैक्ट होंगे उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, तो करंट की पहली सवाल, आज का पहला सवाल देखेंगे कि सेंट्रल जेल की, जी हाँ, जम्मू कश्मीर सेंट्रल जेल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। जी हाँ, तो ये बनी है सबा सॉल। जी हाँ, सबा सॉल जो है ये जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्था सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला नियुक्त हुई हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि सबा सॉल जो हैं, जो जम्मू कश्मीर की उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्था सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त हुई हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति जो है 2 मार्च 2026 को गृह विभाग के द्वारा किया गया। और सबा सॉल जो है ये जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ कारागार अधिकारी हैं, जो कि श्रीनगर के परिवास, जी हाँ, परिबाग क्षेत्र से संबंधित हैं। जी हाँ, तो यहाँ हमने देख लिया कि जो सबा सॉल हैं यह श्रीनगर के पीर बाग क्षेत्र से संबंधित हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने पहला सवाल। अब हम आइए थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर का आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर जो है या झेलम नदी के किनारे है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत यह जो है केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और जिसके दक्षिणी भाग में जम्मू के आसपास मैदानी इलाका उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में कश्मीर घाटी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह जो है केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर के विशाल क्षेत्र का हिस्सा है, जो कि 1947 में उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद भारत, पाकिस्तान और चीन के विवाद का विषय रहा है। अगस्त 2019 में पारित कानून ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने, उसके एक हिस्से जिसे लद्दाख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह परिवर्तन उसी वर्ष 31 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में स्ट्रैटेजी के पॉइंट था जिसे हम लोगों ने जाना। बाद से यही नया इनोवेशन है कि आपको हम जो भी करंट की क्लास पढ़ाएंगे उसके बारे में जो स्ट्रैटेजी है वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। चलेंगे अब हम आज के दूसरे सवाल पर चलेंगे। जी हाँ, आज का दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे कि हाल ही में किसने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज़ शतक लगाया है। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इसका आयोजन जो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और पहला सेमीफाइनल खेला गया है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बीच। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को बहुत करारी हार दी है। और यहाँ उसी मैच में यहाँ पर न्यूजीलैंड के जो फिन एलन हैं बल्लेबाज, इन्होंने सबसे तेज़ विश्व कप का इतिहास का T20 विश्व कप के इतिहास का सबसे तेज़ शतक लगाया मात्र 33 गेंदों में। और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में उन्होंने कारनामा दिखाया और T20 विश्व कप का सबसे तेज़ शतक लगाया था। इससे पहले क्रिस गेल के जो 10 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ दिया है। T20 विश्व कप का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आइए हम T20 विश्व कप के बारे में थोड़ा जानेंगे, उनके बारे में जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट है। तो 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप द्विवार्षिक पुरुष T20 विश्व कप का 10वां संस्करण है। यहाँ कि कौन सा संस्करण है, इसका 10वां संस्करण है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा आयोजित T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो है, यह प्रतियोगिता 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाली है। जी हाँ, 8 मार्च को इसका फाइनल खेला जाएगा। और फाइनल जो है आज भारत और, आज जानते होंगे कि कल भारत और उससे हो रहा है, होगा। तो यहाँ हम देखें कि इसका जो फाइनल मैच है 8 मार्च को 2026 को आयोजित होने वाला है। भारत और श्रीलंका सह मेजबान होंगे। भारत ने 2024 में आयोजित प्रतियोगिता का पिछला संस्करण जीता था। भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा ने 2026 भारतीय क्रिकेट स्टार रोहित शर्मा को 2026 टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भाग लेने वाली टीमों की बात करेंगे इसमें, तो इस टूर्नामेंट में 4 चरण हैं, जिसमें 2 राउंड रॉबिन ग्रुप चरण और सुपर 8 और 2 एलिमिनेशन राउंड सेमीफाइनल फाइनल शामिल है। टूर्नामेंट के चरण की तिथियाँ बात करेंगे तो समूह चरण में कुल 40 मैच होंगे 7 से 20 फरवरी। सुपर 8 चरण में 12 मैच और 21 से 1 मार्च। और सेमीफाइनल 2 मैच जो है 4 से 8 मार्च है। और फाइनल मैच जो है 8 मार्च को खेला जाएगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारी T20 विश्व कप 2026 से संबंधित कुछ स्ट्रैटेजी जीके था जिसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। इसका आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में हुआ। तथा जो है इसका आयोजन जो है, यह इसका कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। भैया आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे। आज
तीसरा सवाल देखेंगे आज के करंट अफेयर का। तीसरा सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है। जी हाँ, अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो यहाँ पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का किया गया। जी हाँ, हमारे जो बापू जी के नाम से जाने जाते हैं महात्मा गांधी जी। यूएसए के मोंटाना राज्य में मोंटाना विश्वविद्यालय के मिसूला परिसर में स्थित माइक मैंसफील्ड सेंटर में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह 4 मार्च 2026 को किया गया है। मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियाना फोर्ट और सिएटल में भारत के कौशल जनरल प्रकाश गुप्ता जी चुने गए, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है के मोंटाना राज्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यूएसए के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और राष्ट्रपति इसके डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। और इस समय इजराइल, ईरान और जो है यूएसए का जो युद्ध चल रहा है, आप लोग जानते हो कि आगे भी हम थोड़ा उसके बारे में सवाल रखे हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे हम। अगला सवाल देखेंगे, आज का चौथा सवाल देखेंगे आज के करंट अफेयर। आज का चौथा सवाल है कि हट्टी रिसाला, जी हाँ, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। जी हाँ, हट्टी रिसाला जो है यह महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह महाराष्ट्र के जालना में। जी हाँ, महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया है। यह 138 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है और यह हर वर्ष होली के अगले दिन मनाया जाता है। स्थानीय संस्कृति और इतिहास को जीवित रखने के लिए यह मनाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि हट्टी रिसाला महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाता है और लगातार 138 वर्षों से मनाया जा रहा है। आइए अब हम महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा देखेंगे कि महाराष्ट्र में के प्रमुख त्यौहार उनके बारे में देखेंगे। तो गणेश चतुर्थी जो है यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो 10 दिनों तक पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर हमारा गुड़ी पड़वा जो है ये भी मराठी नववर्ष जो चैत्र महीने के पहले दिन ही मनाया जाता है। ये गुड़ी पड़वा भी मनाया गया हाल ही में महाराष्ट्र में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पोला, जिसे बैल पोला कहा जाता है, किसानों का त्यौहार, इसमें बैलों की पूजा की जाती है, ये भी हमारे महाराष्ट्र से संबंधित है। मकर संक्रांति जो है शुभ अवसर पर तिल गुड़ बांट कर भाईचारा मनाया जाता है, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। बाकी नारली पूर्णिमा जो है समुद्र तटीय इलाकों में नारियल के पूजा के साथ मनाया जाने वाला कोली समुदाय का पर्व है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अन्य त्यौहारों की बात करें तो हनुमान जयंती, रामनवमी, मंगला और कोजागिरी भी यहाँ महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के गाँव में ग्राम देवता के सम्मान में स्थानीय यात्रा मेले भी मनाए जाते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ महाराष्ट्र से संबंधित कुछ जो प्रमुख त्यौहार थे उनके बारे में हमने जाना। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे आज के अगले सवाल पर। अब हम आज का 5वां सवाल देखेंगे, आज के करंट अफेयर का 5वीं सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय इंटरनेशनल लेवल पर है। तो हम देखते हैं कि ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर कौन बने हैं। जी हाँ, ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर कौन बने हैं, तो अली रेजा अराफ़ी बने हैं। जी हाँ, अली रेजा अराफ़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय ईरान और ईरान पर जिस तरह से इजराइल और अमेरिका हमले कर रहा है, उसी के मद्देनज़र उसी के खिलाफ जो है ईरान जितने भी अमेरिकी बेस या इजरायली बेस हैं उन पर हमले कर रहा है। जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पे, जैसे कि यूएई हो गया, सऊदी हो गया, यहाँ अमन हो गया, यहाँ पर देख रहे होंगे कि ईरान इस समय लगातार हमले करके जितने भी अमेरिकी एयरबेस हैं, उनके टैंकर हैं या लड़ाकू विमान से उनको ध्वस्त कर रहा है। तो इस तरह यहाँ ये जो युद्ध है विश्व युद्ध में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। बहुत ही समय भयावह हालात है यहाँ पे ईरान के। और इसी युद्ध के बीच में यूएसए ने अभी ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई, जी हाँ, अली खामनेई को मार गिराया है। इन्होंने वहाँ जो है इनको मार दिया था और उसी के बाद उनके मरने के बाद जो ईरान में नए सुप्रीम लीडर बने हैं अली रेजा अराफ़ी बने। तो यहाँ हमने देख लिया कि अंतरिम सुप्रीम लीडर कौन बने हैं, अली रेजा अराफ़ी बने हैं। 28 फरवरी 2026 को पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को अमेरिकी इजराइल सेना द्वारा मार दिया गया। तो यहाँ उनके मारे जाने के बाद फिर अली रेजा अराफ़ी को वहाँ का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान की बात करेंगे तो ईरान जो है पश्चिम एशिया में स्थित देश है। प्राचीन में इसे फारस के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, ईरान जो है पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जो प्राचीन में इसे फारस के नाम से जाना जाता है। राजधानी इसके तेहरान है, मुद्रा रियाल है और राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह द्वारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कड़ी है जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि भारत और ईरान के बीच एक चाबहार बंदरगाह जो है ये भारत और अफगानिस्तान, मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम थोड़ा ईरान के बारे में देखेंगे। ईरान की सीमा किन किन देशों से लगती है। तो ईरान के उत्तर में हमारा अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है। जी हाँ, ये हमारे ईरान के उत्तर में है। उत्तर ये होता है, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर में ये ईरान हो गया। तो यहाँ उत्तर में आपका अजरबैजान, आर्मेनिया तथा तुर्कमेनिस्तान हो जाएंगे। फिर और कैस्पियन सागर भी इधर यहीं पर पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर हमारे उत्तर की साइड में ईरान के। फिर पूर्व में आप
देखेंगे तो पूर्व में यहाँ पर पाकिस्तान है ईरान के, और अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलेंगे। फिर दक्षिण में आपके फारस की खाड़ी, यहाँ पर देखेंगे फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है, और पश्चिम में जो है तुर्की और इराक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिम में तुर्की इराक हो गया, दक्षिण में आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हो गया, फिर दक्षिण में आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो गया, पूर्व में आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, और उत्तर में आपका अजरबैजान आर्मेनिया तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। तो इस तरह हमने देख लिया कि ईरान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो कैसे कैसे लगती है, सबके बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे आज के छठे प्रश्न पे। जी हाँ, आज के करंट अफेयर का छठा सवाल देखेंगे। छठा सवाल है कि भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। जी हाँ, भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आरओ डोंगला जी बने हैं। जी हाँ, आरओ डोंगला जो है भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित टूर्नामेंट में तीसरा ग्रैंड नाम जो है जीएम नॉर्म हासिल किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर आरओ डोंगला जी बने हैं। और 92वें की बात करें तो आर्यन बैचड़ो थे, 91वें जो थे बीएस राहुल थे, और 90वें जो है इलम परथी थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। महिला ग्रैंड मास्टरों की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है कैनूरी हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, और 88वीं जो हमारी दिव्या देशमुख थी। ये कुछ हमारी महिला ग्रैंड मास्टर भी, इनके बारे में याद रखें, कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे आज के 7वें क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज का 7वां सवाल देखेंगे, और 7वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर अपने नोट में लिख लीजिएगा। ये 11वां रायसीना डायलॉग से संबंधित है। जी हाँ, 11वां रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया 5 से 7 मार्च 2026 के बीच। रायसीना संवाद जो है वैश्विक भू राजनीतिक एवं आर्थिक प्रमुखता पर चर्चा का मंच है। जी हाँ, 11वां रायसीना डायलॉग हमारे नई दिल्ली में 5 से लेकर 7 मार्च 2026 को आयोजित किया गया। और रायसीना संवाद जो है वैश्विक भू राजनीतिक एवं आर्थिक प्रमुखता पर चर्चा का मंच है। थीम की बात करें तो संस्कार, अभिकथन, समायोजन और विकास, ये इसकी थीम रही है। जी हाँ, यहाँ हमने देख सकते हैं कि इसकी थीम जो है संस्कार है, अभिकथन है, समायोजन और विकास जो है इसकी थीम रही है। और इस बार के मुख्य अतिथि की बात करें तो फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब जो हैं, फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब जो है इस बार के मुख्य अतिथि रहे हैं। और इस साल जो है रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी इसमें शामिल हो रहा है। जी हाँ, इस साल रायसीना डायलॉग में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी इसमें शामिल हो रहा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि हमारा रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित हो रहा है, हमारे नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है 5 से 7 मार्च में। और इस मुख्य अतिथि फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर आप थीम भी इसकी याद रख लेंगे, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाएगा। अब हम चलेंगे आज के 8वें सवाल पर। जी हाँ, आज के 8वां सवाल देखेंगे आज के करंट अफेयर का। तो 8वां सवाल है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया। जी हाँ, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया, तो ये 3 मार्च को मनाया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे, 3 मार्च को। इसकी शुरुआत जो है यूएन के द्वारा 20 दिसंबर 2013 को इसकी घोषणा की गई 68वें सत्र में। और पहला वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। और ये घोषणा जो है इसकी 2013 में की गई। जंगली जीवों वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति यह जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो है साइटेस, जी हाँ SITES, जिसे संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कन्वेंशन कहा जाता है। और थीम की बात करें इसके तो औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, तो ये इसकी थीम रही है इस समय 2026 के वन्यजीव जो है विश्व वन्यजीव दिवस की जो थीम रही है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका पर का संरक्षण, तो ये हमारी थीम रही है। और बाकी जो साइटेस है, यह 1973 का एक्ट है, इसी के तहत जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और यहाँ देखते हैं कि इसके मनाने की शुरुआत कब हुई थी, 3 मार्च 2014 से, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। जी हाँ, आज का 9वां सवाल देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। जी हाँ, तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारी यूपी स्पेशल से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो यह किस यूपी के किस राज्य में बनाया गया, किस शहर में, तो यहाँ पर वाराणसी में। जी हाँ, यूपी के वाराणसी शहर में इसे जो है हाल ही में 1 घंटे में 2,51,446 पौधों, जी हाँ 2000 पौधों को रोपा गया है। और यह शहर के बनाया गया एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। जी हाँ, किसी शहर के द्वारा एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है चीन के नाम था, जिसने 1 घंटे में 1.53 लाख पौधे रोपे थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं। और आइए हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे कि पौधरोपण में काशी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1 घंटे में 2,51,446 पौधों का रोपण जो करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज उपलब्ध कराया। सेना, NDRF, पुलिस, शिक्षक और छात्रों की जनभागीदारी से ऑक्सीजन बैंक भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ड्रोन और डिजिटल गणना से पुष्टि के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नए रिकॉर्ड की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे से आप लोग याद रखेंगे, जैसा कि हमने देख लिया कि
बनारस ने यहाँ पौधरोपण में रिकॉर्ड बनाया है। 2,51,446 पौधों का रोपण किया है केवल 1 घंटे में। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी वाराणसी के लिए, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज का 10वां क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, 10वां क्वेश्चन है कि होला महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो यह हमारे पंजाब में मनाया गया। जी हाँ, होला महोत्सव सिखों का एक प्रमुख दिव्य मार्शल आर्ट उत्सव है। जी हाँ, इसे आप लोग देखेंगे क्या कौन सा है, ये मार्शल आर्ट उत्सव है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ये मार्शल आर्ट उत्सव है, होला महोत्सव। और होली के एक दिन बाद चैत माह के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। 1701 में गोविंद सिंह ने इस उत्सव को वीरता का प्रतीक माना था। जी हाँ, 1701 में गोविंद सिंह ने इस उत्सव को वीरता का प्रतीक माना था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पर। जी हाँ, इसमें बतख, एक इसमें बतख अभी चर्चा में है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। या जो है काजीरंगा में देखा गया है, अभी 7वीं पक्षी जनगणना चल रही है, उसी के दौरान यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में देखा गया है। और यह जो सामान्यतः उत्तरी यूरोप और यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है मार्केलस एल्बुलस है, और IUCN के सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में दर्ज हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें बतख जो है हमारे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, कहाँ पाया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7वीं पक्षी जनगणना के दौरान इसे देखा गया है, और यह उत्तरी यूरोप और यूरेशिया में पाया जाता है। मार्गेलुस एल्बेलस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, IUCN के सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में है। और इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर देख लेंगे। इसमें बतख जो है इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक पॉइंट देखेंगे। तो इसमें एक आकर्षक शख्सियत बतख है। नर पक्षी का शरीर सफ़ेद रंग का होता है, जिस पर काले रंग का असर निशान जैसा होता है, जबकि मादा रंग धब्बे भूरा होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत में यह शाखा बहुत कम दिखाई देती है। उत्तर भारत मध्य की आर्द्र भूमियों में, जैसे उत्तर प्रदेश के हैदरपुर क्षेत्र में कभी कभार यह देखी जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के हैदरपुर क्षेत्र में भी पाई जाती है, जो कि रामसर भूमि है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यह पक्षी विज्ञानी नीलुत्पाल महंत, जो कि 4 से 11 जनवरी तक हुई जल पक्षी गणना में शामिल थे, उन्होंने कहा कि स्मूह मार्गेलस एल्बेलस भारत की आर्द्र भूमियों की स्थिति महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी प्रकृतिवादी प्रकृति से यह भी संकेत मिलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसके आवास क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं, जिससे इसके स्थिर स्थानों की सुरक्षा आवश्यक हो गई है। साथ ही शिकार और तेल पॉलीथीन जैसी चुनौतियां भी अनुभव के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। तो यहाँ हमने देख लिया, इसमें बतख के बारे में थोड़ा जाना, उसके स्टैटिक पॉइंट के बारे में। अब हम चलेंगे आज लास्ट सेगमेंट पे देखेंगे, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और मेरा है, इस पर हम डिस्कस करके आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। तो आज है कि मंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे को ग्लोबल सम्मान मिला। जी हाँ, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार वर्ष का दूसरा वैश्विक स्तर आगमन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। और यह सम्मान जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ACI वर्ल्ड द्वारा वर्ष 2025 के तहत एयरपोर्ट सर्विस रिवार्ड के तहत प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि भारतीय हवाई अड्डे की बेहतर सेवा गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को दर्शाती है। तो इस तरह आज का करंट अफेयर का क्लास आप लोगों का समाप्त हुआ। तो आज का जो करंट अफेयर की जो नया इनोवेशन है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसको हम रोज़ शामिल करेंगे अपने इसी करंट अफेयर की इसी फॉर्मेट में। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके जो स्टैटिक पॉइंट उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया करेंगे। तो ये अगर आपको अच्छा, यह पहला आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यह क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। और यहाँ पर आप करंट अफेयर का जो माइंड मैप नोट्स है इसी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। आपको कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे इस चैनल से जुड़िए, करंट की आपकी टेंशन खत्म। बाकी स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर GS की कई वीडियो पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से हमारी GS की तैयारी भी कर सकते हैं। NCERT 6 से 12 तक की MCQ प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है, वहाँ से भी आप हमारी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए करंट अफेयर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।